भारतीय संविधान की विशेषताएं। पंजाब पुलिस, इधर बीएसटीसी, राजस्थान का संविधान, एसएससी जीडी के अंदर संविधान और सीटी के अंदर जो संविधान के प्रश्न आएंगे वो प्रश्न अपने करेंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से। आपका ध्यान ऑनलाइन पे नहीं होना चाहिए, इस पे नहीं होना चाहिए कैमरे पे, आपका ध्यान होना चाहिए सामने। भारतीय संविधान की विशेषताएं शुरू की थी कल। भारतीय संविधान की यानी पिछली जो क्लास थी उसके अंदर भारतीय संविधान की विशेषताएं की थी। उन विशेषताओं में शुरुआत कहां से की थी? पहली विशेषता विशाल व विस्तृत संविधान। भारतीय संविधान विशाल और विस्तृत है। कैसे? भारतीय संविधान में भाग कितने हैं? 22। और अनुच्छेद कितने हैं? और अनुसूचियां कितनी है? 12। अगर बात करें भारतीय संविधान के अंदर वर्तमान में बात करें, भागों की संख्या पूछ ले, 22 ऑप्शन में नहीं है तो कितने हैं? 25। 3 क्या है? उपभाग है। और अनुच्छेदों की बात करें भी, अनुच्छेद 395 से बढ़कर और कितने ज्यादा हो गए? यानी लगभग 500 के लगभग करेंगे, वैसे 470 का आंकड़ा है। और इसके बाद यानी मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? मूल संविधान में अनुसूचियां 8 थी और वर्तमान में कितनी है? 12। कितनी और ऐड हो गई? 4। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, प्रथम संविधान संशोधन 1951। 10वीं अनुसूची दल बदल। दल बदल कौन सा संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंदर हुआ था। 11वीं पंचायती राज और 12वीं नगर पालिका। यानी 11वीं में 12वीं पंचायती राज व नगर पालिका, 72वां व 73वां संविधान संशोधन के तहत ये अनुसूचियां जोड़ी गई है। अब अपने पहली विशेषता होगी। दूसरी विशेषता क्या है? भारतीय संविधान लिखित संविधान है। लिखित संविधान है तो भारत का संविधान जो सबसे बड़ा संविधान है, इसको लिखने में कितना समय लगा था? यानी यहाँ से प्रश्न उठेगा आपका। भारत का संविधान विश्व के साथ तुलना करें तो सबसे बड़ा, व्यापक व सबसे बड़ा संविधान है, तो इसको लिखने में जो टाइम लगा था वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का टाइम लगा था। विद्यार्थी क्या करता है, अगर ये प्रश्न दे दिया आपको पेपर में, 4 ऑप्शन दे दिए, तो पहला ऑप्शन ये देगा 2 वर्ष 11 माह और 20 दिन। और अपने क्या पढ़ते हैं? 2 वर्ष 11 माह। यानी पूरा प्रश्न पढ़ना है, पूरा ऑप्शन देखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो यही प्रश्न गलत करके आते हैं। मैंने आपको कहा है कि अगर आता हुआ प्रश्न एक भी सही, यानी आता हुआ प्रश्न एक भी गलत कर दिया और नहीं आता हुआ प्रश्न एक भी सही कर दिया तो आप नौकरी लग जाओगे। यानी जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से जो भी काम करो, आराम से प्रश्न को पूरा पढ़ना है और पढ़ने के बाद ऑप्शन देखने, अभी प्रश्न क्या मांग रहा है अपने से, समझ रहे हो ना? तो एग्जामिनर के दिमाग को पढ़ना है, अपनों को एक स्टेप आगे चलना है उससे, और कोशिश करनी है आपको। जो पुराने बच्चे हैं उनको पता है, जो नए बच्चे हैं उनको पता नहीं है, तो अपने को एक कदम आगे चलना है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब नेक्स्ट तीसरी विशेषता संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई है? कहां से? ब्रिटेन से ली गई है या इंग्लैंड से ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली के बाद में चौथी विशेषता उद्देशिका की विशेष शब्दावली। यानी भारतीय, ये उद्देशिका किसको कहते हैं? प्रस्तावना को। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। प्रस्तावना या उद्देशिका में जो विशेष शब्द है उन शब्दों को बताया गया, जैसे समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, एकता, अखंडता और संप्रभुता, ये सारे शब्द हैं, यानी विशेष शब्दावली है वो बताई गई है अपने को। आगे इनकी डिटेल करेंगे अपने। ये जो भारतीय संविधान की विशेषता कर रहे हैं ना, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट विशेषता कौन सी है? मौलिक अधिकार, मूल अधिकार जो अपने हैं। मूल अधिकार यानी भारतीय संविधान में कितने हैं? वर्तमान में कितने हैं? 6। पहले कितने थे? 7। कौन सा अधिकार हटाया गया? संपत्ति का अधिकार पहले किस अनुच्छेद में था? 31 में था। 31 से कहां गया? 300 क में गया। याद रखना है, अभी संपत्ति के अधिकार को उठाकर अनुच्छेद 31 से उठाया और अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया। अब अपने कितने मौलिक अधिकार हैं? कौन कौन से हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है?
भीमराव अम्बेडकर ने। बेटा तू आगे आ जा अगर वहां परेशान हो रही है, हैं? क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल नहीं बैठोगे ना तो फिर आपसे पढ़ा नहीं जाएगा। अगर कोई दिक्कत है, ये चेयर ले जा, पीछे ले जाइए। आराम से बैठना है, रिलैक्स होके बैठना है, ताकि जो भी पढ़ रहे हैं वो दिमाग में अपने बढ़ता रहे। यानी कि लिखने की आवश्यकता नहीं है, दिमाग में जो भी चीज पढ़ रहे हो उसको घुसाना है दिमाग के अंदर। अब मौलिक अधिकार आगे, मौलिक अधिकार डिटेल में अपने करेंगे। मौलिक अधिकार के बाद में क्या किया था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 4 के अंदर है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। याद है ना ये चीजें आपके? नेक्स्ट कौन सी विशेषता है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़े गए हैं, बाद में जोड़े गए हैं। तो किस अनुच्छेद में है? भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में। मौलिक कर्तव्य जो पहले कितने थे? 10 थे, एक और जोड़ा गया, कौन सा? 11वां। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा वाला किस संविधान संशोधन के तहत? 86वां संविधान संशोधन 2002। यहां तक अपन ने क्या किया है? विशेषताओं का अध्ययन किया है। अब नेक्स्ट अपने विशेषता, यानी यहां तक कितनी? 6 हो गई क्या? 7 हो गई। 8वीं विशेषता, 8वीं विशेषता में अपने करेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या होता है? कौन बताएगा? स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब कौन बताएगा? मौन नहीं होना है, बोलना है। जो चीज समझ में ना आए वो पूछनी है। हाँ बेटा। न्यायपालिका कैसी संस्था है जिसमें सरकार अगर कोई गलत कार्य करती है, कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है, कोई कानून तोड़ता है, तो न्यायपालिका उसको सजा देगी, उसको सुधारेगी, उसका समाधान करेगी। बहुत अच्छा बताया इसमें। और कोई? न्यायपालिका बोलना है, नीचे नहीं देखना है, सामने देखना है। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, गलत भी बता दो आप। एक बात ध्यान रखना, पेपर में अपने कोई भी पेपर अगर आप दे के आए हो, आपको अनुभव है इस चीज का या नहीं है, जिनको अनुभव है बहुत विचार करना। अपने पेपर दे के आते हैं और पेपर देने के बाद में जब घर आते हैं ना, तो अपने जो सही प्रश्न करके आते हैं ना वो याद नहीं रहते हैं, और अपना जो प्रश्न गलत हो जाता है वो क्या होता है? याद होता है। ये अपने माइंड की मतलब स्थिति है, हर विद्यार्थी की माइंड की स्थिति है। सही प्रश्न याद नहीं रहेगा, लेकिन गलत प्रश्न कर दिया और वो प्रश्न आप कभी भूलोगे नहीं। अगर 50% का पेपर है, 3 से 4 प्रश्न आपको आते हुए प्रश्न आपने गलत कर दिए, तो वो आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। तो जो चीज नहीं आ रही है, जितनी आ रही है उतनी बताने की कोशिश करनी है। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब है जो अपना जो न्यायालय, न्यायालय समझते हो, जैसे राज्य में अपने मुख्य न्यायालय कौन सा है? हाई कोर्ट है, और सेंटर के अंदर सुप्रीम कोर्ट है। ये जो न्यायालय है, इस कारण अपने मतलब सभी के मन में डर रहता है, यानी अपने जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों का अपने अगर हनन करेंगे, उनको तोड़ेंगे, तो न्यायालय अपने को क्या दे देगा? सजा दे देगा। तो स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब ये है, अभी केंद्र और राज्य के अंदर किसी भी प्रकार का विवाद होता है, केंद्र और राज्य के अंदर किसी भी प्रकार का विवाद होता है, उस विवाद का समाधान कौन कराता है? अपनी जो न्यायपालिका है वो न्यायपालिका इसका समाधान कराती है। यानी 7वीं, ये 8वीं विशेषता क्या? 8वीं विशेषता में ये चीज दिमाग में फीड करनी है आपको कि स्वतंत्र न्यायपालिका का कार्य क्या है। इसका कार्य ये है कि एक तो केंद्र व राज्य के बीच में, केंद्र व राज्य के बीच में किसी प्रकार का विवाद होता है, उस विवाद का समाधान कौन करता है? न्यायपालिका करती है। और समाधान कैसे करेगी? कि जो विवाद हुआ है उस विवाद का सही निर्णय करेगी। अगर केंद्र सही है तो केंद्र को सही बताएगी, और राज्य सही है तो राज्य को सही बताएगी। तो केंद्र व राज्य के बीच विवाद का समाधान करती है और अपने संविधान का संरक्षण या सुरक्षा करती है। समझ रहे हो मेरी बात को? इस संविधान की रक्षा करे, केंद्र राज्य के बीच में विवाद हो जाए वो समाधान कराए, कौन कराए? स्वतंत्र न्यायपालिका। बात समझ में आ गई? केंद्र राज्य विवाद का समाधान और अपने संविधान का संरक्षण करती है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? स्वतंत्र न्यायपालिका में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका के बाद में नंबर 9,
नम्य। क्या बोल रहे हैं भाई? न्यायपालिका, पालिका करना, कोई बात नहीं बेटा, ये चीज मैंने सोचा जो चीज गलत करूंगा ऑफलाइन वाले नहीं पकड़ेंगे, ऑनलाइन वाले पकड़ेंगे। है, किसने बोला गलत लिख दिया? वेरी गुड। नंबर 9 विशेषता, नम्यता व अनम्यता का अनोखा मिश्रण। पहले तो देखो सही लिखा है या नहीं लिखा है, ये चीज नोट करो। सही लिखा है क्या? अपने क्या कर रहे हैं? भारतीय संविधान की विशेषता याद हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है। अपने किया स्वतंत्र न्यायपालिका क्या कार्य करती है? केंद्र राज्य के विवाद का समाधान और संविधान का संरक्षण या संविधान की सुरक्षा करती है। नंबर 9 पॉइंट है नम्यता व अनम्यता का अनोखा मिश्रण। नम्यता व अनम्यता का अनोखा मिश्रण कैसे है? यानी कठोर व लचीला शब्द सुना है आपने? भारत का जो संविधान संशोधन किया जाता है ना, संविधान में संशोधन के तहत भारतीय संविधान को दो भागों में बांटा गया है या दो प्रकार बताए गए। यानी संविधान संशोधन की दृष्टि से भारतीय संविधान के अंदर या भारतीय संविधान को नम्यता व अनम्यता दो भागों में, दो प्रकारों में क्या किया गया है? बांटा गया है। नम्यता व अनम्यता में संविधान संशोधन की दृष्टि से, संविधान संशोधन की दृष्टि से, संविधान संशोधन ध्यान रखना, संविधान संशोधन समझ में आ रहा है क्या होता है? संविधान में कुछ नई चीज ऐड करनी होती है, संविधान संशोधन किया जाता है। मूल संविधान में भारतीय संविधान के अंदर कोई नई चीज ऐड करनी होती है मूल संविधान के अंदर, तो क्या किया जाता है? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की दृष्टि से भारतीय संविधान नम्यता व अनम्यता दो भागों में बांटा गया है। अब कैसे बांटा गया है? संविधान संशोधन कैसे होता है? संविधान संशोधन होता है बेटा, एक तो साधारण विधेयक, नाम सुना है? साधारण विधेयक, और दूसरा होता है विशेष विधेयक। विशेष कह देते हैं इसको, यानी बड़ा कह देते हैं। साधारण विधेयक व विशेष विधेयक, इन दोनों के द्वारा भारतीय संविधान में क्या किया जाता है? संशोधन किया जाता है। इन दोनों का भी मिश्रण है, साधारण विधेयक, विशेष विधेयक। विशेष विधेयक और आधे राज्यों का अनुसमर्थन। भारतीय संविधान में संशोधन करने के तरीके बताए गए हैं, किस तरह से संशोधन होता है। भारतीय संविधान में संशोधन होता है साधारण विधेयक से, विशेष विधेयक से, विशेष विधेयक से, नेक्स्ट डबल विशेष विधेयक बोल रहा हूं मैं, और आधे राज्यों का अनुसमर्थन। आधे राज्यों का अनुसमर्थन, अनुसमर्थन मतलब आधे राज्य क्या देते हैं? साथ देते हैं। अगर ये चीज होती है तो भारतीय संविधान में क्या कर दिया जाता है? संशोधन कर दिया जाता है। अब संशोधन हो गया, संशोधन यानी कुछ उपबंध, कुछ उपबंध का मतलब है जो संशोधन जिस पे किया जा रहा है वो आसानी से होते हैं, और कुछ उपबंध में थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैंने आपको लिखा है नम्यता व अनम्यता का अनोखा मिश्रण कैसे है। नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण ऐसे है कि भारतीय संविधान के अंदर संशोधन की दृष्टि से देखा जाए संविधान को दो भागों में बांटा गया है। भारतीय संविधान नम्य भी है और अनम्य भी है। अब आगे अपने संशोधन किया जाता है साधारण विधेयक, विशेष विधेयक, विशेष विधेयक और आधे राज्यों का अनुसमर्थन। उसमें कुछ उपबंध पास हो जाते हैं और कुछ में कठिनाइयां आती है। इस तरह से भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। अब एक लाइन बोलता हूं, उसका मीन आप बताओगे। भारत का संविधान कठोर, कम और लचीला अधिक है। भारत का संविधान कठोर कम है और लचीला अधिक है। समझ में आया? बात समझ में आ रही है क्या? संविधान कर रहे हैं वो भी डीप में कर रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात को? संविधान कर रहे हैं और डीप में कर रहे हैं। भारत का संविधान कठोर कम और लचीला अधिक है। प्रश्न बनता है भारतीय संविधान कठोर है या लचीला है, तो आप क्या बताओगे? 90% तक तो लचीला है और 10% तक लगभग आप अगर आंकड़ों बांटा ही नहीं तो भारतीय संविधान लचीलो ज्यादा है और कठोर है वो क्या है? कम है। नम्यता व अनम्यता का अनोखा मिश्रण है। अनोखा मिश्रण इसलिए भारतीय संविधान में संशोधन की दृष्टि से। बात समझ में आई या नहीं आई?
हाँ भाई, इधर जो नए बच्चे हैं, बात समझ में आ रही है क्या? नम्यता, अनम्यता, कठोर, लचीला, ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे बेटा पेपर के अंदर। कि भारतीय संविधान की विशेषता में प्रश्न उठेगा, भारतीय संविधान कठोर है या लचीला है? क्या उत्तर दोगे? लचीला है, क्योंकि लचीला ज्यादा है और कठोर क्या है? कम है। बात समझ में आ गई? इसलिए प्रश्न आ जाए, ऑप्शन आ जाए तो आप दे सकते हो उत्तर। अब नेक्स्ट विशेषता कितनी हो गई? 9। कितनी और रहेगी? है? भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा माना गया है। तो संविधान बड़ा है तो विशेषताएं भी क्या होगी? बड़ी होगी। स्वतंत्र न्यायपालिका आ गया, नम्यता व अनम्यता का अनोखा मिश्रण आ गया। नेक्स्ट है केंद्राभिमुख संविधान। केंद्राभिमुख संविधान कौन बताएगा? नेक्स्ट विशेषता है केंद्राभिमुख संविधान। तुम तो रुक जाओ, और कोई देख रहा हूं, कौन बताएगा? नेक्स्ट भाई कौन है? एनीवन अदर में? ऑनलाइन वाले भी कमेंट कर सकते हो भाइयों। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। है? केंद्राभिमुख का मतलब क्या है? केंद्राभिमुख, केंद्र की ओर संविधान क्या है? ज्यादा है, केंद्राभिमुख है। केंद्राभिमुख कैसे है? हाँ बता भाई, तुम बता। भारत में केंद्र और राज्य की विशेषता का विभाजन हुआ है, लेकिन जो समवर्ती सूची है वो ये कहती है कि केंद्र और राज्य दोनों सूची में कानून बना सकते हैं, लेकिन राज्य अगर केंद्र एक ही शिक्षा पर कानून बना दे उसमें केंद्र का कानून मान्य होगा, राज्य का कानून मान्य। वेरी गुड। केंद्राभिमुख मतलब इसने बोला है भी शक्तियों का विभाजन। सही बोला है इसने, शक्तियों का नंबर 1। केंद्राभिमुख होने का मतलब है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन कैसे? 3 भागों में जैसे विषय बांटे गए हैं, उन विषयों का विभाजन किया गया है। वो विभाजन किसकी ओर ज्यादा है? एक तो संघ सूची, एक राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। तो शक्तियों का विभाजन केंद्र की ओर झुकाव करता है। नंबर 2 करता है लिखित संविधान। लिखित संविधान ये भी किसकी ओर ज्यादा है? भी केंद्र सरकार के हाथ में है लिखा हुआ जो संविधान है, उसमें परिवर्तन जो मौजूदा सरकार होती है वही कर सकती है। भी केंद्र की ओर झुकाव इसका क्या है? ज्यादा है। शक्तियों का विभाजन लिखित संविधान, और संविधान को मतलब सर्वोच्च माना गया है। संविधान को सर्वोच्च माना गया है। और इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका, ये जो लिखा है अपने, स्वतंत्र न्यायपालिका भी संविधान को केंद्राभिमुख ज्यादा करती है। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति। इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण हैं जो कुछ विद्वानों ने माना है, भी कुछ विद्वानों ने माना है भी भारतीय संविधान किसकी ओर है? केंद्राभिमुख है, केंद्र की ओर ज्यादा झुकाव है। बात समझ में आ गई? अपने भारतीय संविधान की विशेषता कर रहे हैं, इस विशेषता के अंदर एक विशेषता ही भी केंद्राभिमुख संविधान। कुछ विद्वानों ने कहा है भी भारतीय संविधान केंद्राभिमुख है। कैसे है? एक तो शक्तियों का विभाजन किसके हाथ में है? केंद्र के हाथ में। शक्तियों के विभाजन के बाद नेक्स्ट अपने से पूछे, आगे आ जाओ बेटा, ये देखो से शक्तियों का विभाजन हो गया। शक्तियों के विभाजन बाद में लिखित संविधान हो गया। संविधान की सर्वोच्चता होगी। इसके अलावा राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है राज्य में? राज्यपाल की नियुक्ति होगी। ये सारे मतलब जो बताए हैं महत्वपूर्ण बिंदु, इनके कारण कुछ विद्वानों ने कहा भी भारतीय संविधान क्या है? केंद्राभिमुख है। अपने कर क्या रहे हैं? संविधान की विशेषताएं 7 कर ली, मूल करते हुए तक आपने नोट कर लिया। आगे आज करवा दूंगा। 8वीं है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब न्यायपालिका भारत के अंदर स्वतंत्र है। स्वतंत्र न्यायपालिका भारत के अंदर केंद्र व राज्य के विवाद को क्या करती है? केंद्र राज्य विवाद का समाधान करती है और संविधान का संरक्षण करती है। नेक्स्ट नम्यता व अनम्यता का अनोखा मिश्रण किस दृष्टि से है? संविधान संशोधन की दृष्टि से। उबासी ना ले, उबासी ले फिर समझो नहीं हो। बात समझ में आ गई? कौन ले रहे हो उबासी?
इल्लो पक्ष ले रहे हो। अगर इल्लो पक्ष सुबह से ले रहे हो तो इन्ना बोलूंगा, और इल्लो ले रहे हो तो इन्ना बोलूंगा, समझ गया। ताकि इन्ना बोलिया तो सारा झुकाव इन्ना हो गया, सारा इन्ना देखने लग गया कौन लिया गया, और इन्ना बोलूंगा तो इन्ना धन दिख गया वो बंदो तो बस लियो, ठीक है। नहीं कमर सीधी, नजर सामने, घुटने टाइट, यहाँ मतलब आलसी जेड़ा सा मारो, नौकरी लागनो है नहीं है। किसी का सपना है वर्दी पहनने का, किसी का सपना है मास्टर साहब बनने का, है ना। तो वो बनेंगे बेटा, उसमें सब कुछ होगा अपने, लेकिन धैर्य के साथ। धैर्य का फल क्या होता है? मीठा होता है, ध्यान रखना। एक बात बताऊं, आपकी क्लास यहाँ कोचिंग के अंदर 8 से 9 घंटे लगते हैं, और 8 से 9 घंटे लगने का मतलब है आप पूर्णतः तैयार हो रहे हो। 6 घंटे आपकी सीटिंग यहाँ है, और घर पे 2 से 3 घंटे सीटिंग बना ली तो तर्ज होगा। एटलीस्ट सीटिंग को सही सदुपयोग करना है। सही मतलब जो करवा रहा हूँ समझ में नए बोल देना, रोक देना, दोबारा करेंगे, दोबारा समझ नहीं आया तीसरी बार करेंगे, तीसरी बार नहीं आया चौथी बार करेंगे, लेकिन दिमाग में क्या होना चाहिए? घुसना चाहिए, ध्यान रख लेना। समझ रहे ना मेरी बात को? तो अच्छे से समझना है, ये चीजें आपको बहुत काम देगी। ये जरूरी नहीं है आपने बीएसटीसी दे दी उसके बाद में पेपर नहीं दोगे, क्या दोगे? सीटी आएगी, +2 वाली आएगी, उससे आगे वाली आएगी, सीटी के तहत भर्तियां आएगी। और इस बार ध्यान रखना, सीटी में देरी होने का कारण 3 कारण मैंने बताए हैं। सीटी में 60% 3 साल के लिए, सीटी में 60% सदाबहार, और सीटी में आरएस की तर्ज पर प्री और मेंस। अगर सीटी पास कर ली ना जिस बच्चे ने, वो नौकरी लग जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो उस पर भी फोकस करना है। सेंटर की तैयारी करने वाले उधर भी फोकस करना है, पंजाब वाले भी फोकस करना है। पंजाब पुलिस का बैच मैं बोल रहा हूँ गारंटी बैच बनाऊंगा, क्योंकि कल 15 एडिशन आए हैं, फोन आए हैं मेरे पास। स्टेटस, ये जो स्टेटस है वो लगाते हो ना आप, 2 4 5 बच्चों के तो देखता हूँ, बाकियों के नहीं देखता। स्टेटस लगाना है आपको। एक एसएससी की टेस्ट सीरीज, ये सॉरी एलडीसी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं अपने। 28 तारीख से पहला पेपर है, आपका कोई चार्ज नहीं रहेगा। मतलब आपने अगर एडमिशन यहाँ करवाया है और फर्स्ट मंथ आपने वो जो एक्स्ट्रा दिया है वो आपके लिए सदाबहार रहेगा। चाहे कोई भी टेस्ट सीरीज है आप उसमें दे सकते हो, बैठ सकते हो आराम से, कहीं कोई दिक्कत है नहीं आएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? नेक्स्ट है केंद्र अभिमुख संविधान। कुछ विद्वानों ने मानना है भी भारतीय संविधान केंद्र की ओर ज्यादा झुकाव है, कारण शक्तियों का विभाजन केंद्र करता है। उसके बाद में स्वतंत्र न्यायपालिका, उसके बाद में बोलो यार, याद नहीं हो रहा है क्या? 4 से 5 शब्द बताइए हैं। राष्ट्रपति की नियुक्ति बताई है, संविधान की सर्वोच्चता बताई है, और शक्तियों का विभाजन बताया है, लिखित संविधान बताया है, जिस कारण विद्वानों ने कहा है भी कि संविधान क्या है? केंद्राभिमुख है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट विशेषता बेटा देखो 11वीं, नेक्स्ट है इकहरी नागरिकता। ये तो आता है समझ में आपके? भारत के अंदर नागरिकता कौन कैसी है, मतलब कौन सा प्रकार है? इकहरी है या दोहरी है? इकहरी है। भारत के अंदर इकहरी नागरिकता है। इकहरी का मतलब ये हो गया, भारत में कितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश? 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश, सारे अलग अलग है। ऐसे तो नहीं अभी सेंटर के अंदर अलग नागरिकता लेनी पड़ती है और राज्य के अंदर अलग लेनी पड़ती है, ऐसा है क्या अपने? नहीं है। पूरे भारत की नागरिकता क्या है? किस देश के समान है? इकहरी नागरिकता कहां से ली गई है? ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से ली गई है, या ब्रिटेन के समान है। अगर मैं आपको प्रश्न दे दूं कि दोहरी नागरिकता किस देश की है, प्रश्न दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिए, ब्रिटेन, भारत, अमेरिका, जापान। दोहरी नागरिकता का बोला है बेटा मैंने, यूएसए यानी अमेरिका के अंदर कौन सी नागरिकता है? राज्य की अलग है और सेंटर की अलग है, लेकिन भारत के अंदर नागरिकता कौन सी है? इकहरी नागरिकता। और इकहरी नागरिकता कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट 12वीं विशेषता है विशेष मताधिकार। मताधिकार क्या होता है? वोट देने का अधिकार, वोट देने का पावर अपने पास, विशेष मताधिकार। विशेष मताधिकार के अंदर आपको समझना है, यहाँ से लगभग प्रश्न उठता है और मोस्ट इंपोर्टेंट है,
मताधिकार, विशेष मताधिकार यानी भारत के अंदर भारतीय नागरिकों को मत देने का अधिकार दिया गया है। उस अधिकार के अंतर्गत अपने को प्रश्न क्या बनेगा कि मूल संविधान के अंदर मताधिकार की आयु कितने वर्ष थी? 21 वर्ष थी बेटा। कितने वर्ष थी? 21 वर्ष थी। मूल संविधान में मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन बाद में इस 21 की जगह कितनी कर दी? 18 कर दी। अब मत देने का जो अधिकार है अपने कितने वर्ष के बाद में प्राप्त होता है? 18। मूल संविधान के तहत 2% याद हो जाएंगे। अभी मूल संविधान में मताधिकार की आयु कितनी थी और अब वर्तमान में कितनी है? 18। अब ये 21 से 18 कैसे हुई? एक संविधान संशोधन किया गया 61वां। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन 1989 में 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत अनुच्छेद 326 के अंदर संशोधन कर मताधिकार की आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। तो विशेष मताधिकार के तहत भारत के नागरिकों को मत देने का अधिकार है। उसके लिए एक आयु डिसाइड यानी उम्र निर्धारित की गई है। अभी इतनी उम्र के बाद या ये उम्र पार करोगे उसके बाद में आपको मत देने का अधिकार मिलेगा। मूल संविधान में मत देने का अधिकार की आयु कितनी थी? 21 वर्ष थी। इस 21 वर्ष आयु को घटाकर कितना किया गया? 18 किया गया। यानी संविधान में संशोधन हुआ और संशोधन अनुच्छेद 326 के अंदर हुआ। और कौन सा ये संशोधन हुआ? 61वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1989 में हुआ। और 1989 के अंदर मताधिकार की आयु 18 से अब कितनी है? 21। ये सॉरी 21 से क्या है? 21 से क्या है? 18 है। बात समझ में आ गई? प्रश्न यहाँ से यानी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो लाइनें बोली है मैंने विशेष मताधिकार की, एक तो 61वां संविधान संशोधन पूछ सकता है कब हुआ था? 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 61वें संविधान संशोधन के तहत मताधिकार की आयु कितनी की गई? मूल संविधान में मताधिकार की आयु कितनी थी? और ये जो 18 वर्ष आयु की गई है किस अनुच्छेद में संशोधन हुआ है? 326 में। याद रह जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट है विशेषता संविधान की सर्वोच्चता या संविधान की सर्वोच्चता। भारत के अंदर संविधान ही क्या है? भारत के अंदर संविधान ही क्या है? सर्वोच्च है। लेकिन प्रश्न बनेगा, क्या बनेगा, कैसे बनेगा? ध्यान रखना। भारत के अंदर संविधान को सर्वोच्च माना गया है। ब्रिटेन के अंदर किसको सर्वोच्च माना गया है? भारत में संविधान ही सर्वोच्च है। ब्रिटेन में किसको सर्वोच्च माना गया है? प्रश्न आ जाए आपके सामने। है? महारानी को। वेरी गुड। ब्रिटेन में संसद को सर्वोच्च माना गया है। किसको माना गया है? संसद को सर्वोच्च माना गया है। अगर पूछ ले अमेरिका में किसको सर्वोच्च माना गया है? अमेरिका में न्यायपालिका को। किसको? न्यायपालिका को। बात समझ में आ रही है क्या? फिर संविधान की सर्वोच्चता भारत में संविधान ही क्या है? सर्वोच्च है। संविधान ही ऊपर है सबसे अपने में। यानी भारत में संविधान को सर्वोच्च माना गया है। ब्रिटेन में किसको सर्वोच्च माना गया है? संसद को। और अमेरिका में ये चीज क्यों बताई है मैंने आपको? प्रश्न आए हुए हैं और आपको याद करने हैं, दिमाग में फीड करने हैं कि भारत में संविधान सर्वोच्च है, अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च है और ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। कोई दिक्कत यहां तक है? अब नेक्स्ट अपने करेंगे आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध यानी इस चैप्टर को आज पूरा कर देंगे। आपातकालीन उपबंध का मतलब भारत के अंदर जो आपातकाल है भारतीय संविधान के भाग 18 में। किसमें है?
भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपको 3 अनुच्छेद याद करने हैं। कितने करने हैं? 3। और संविधान की विशेषताएं कितनी याद की है? 13। पहली विशेषता, ईमानदारी से अपने मन में बोलना है भाई। पहली, ऑनलाइन वालों को भी बोलना है। पहली विशाल है विस्तृत संविधान। दूसरी लिखित संविधान। तीसरी संसदीय शासन व्यवस्था। चौथी उद्देशिका की विशेष शब्दावली। पांचवी मौलिक अधिकार। छठी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सातवीं मूल कर्तव्य है। आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं याद हो गई क्या? कोई दिक्कत ही नहीं है, लिखने की आवश्यकता ही नहीं है क्या? अगर ये याद किया है, कितने दिन के लिए याद हुआ है? मैंने आपको बताया है कितने घंटे के लिए अपने दिमाग में रहेगा? 48 घंटे तक आप याद रख लोगे। उसके बाद में अगर नहीं पढ़ोगे, नहीं देखोगे तो भूल जाओगे। अगर 48 घंटे तक आपने पढ़ लिया तो कितने दिन तक? 7 दिन तक। और 7 दिन में एक बार और देख लिया तो फिर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये आपने बना लिया कर्म। यानी ये चीज क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अपने टॉपिक कर रहे हैं। ये टॉपिक जैसे पहला टॉपिक है, ये पूरा कर लेंगे, दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे, तब इसको पहले से लेकर चौथे तक आपको पढ़ना है 7 दिनों के अंदर अंदर। तो ये चीज पढ़ लोगे तो आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पेपर से पहले पूरा सिलेबस कवर करके लास्ट दिन एक पेज हाथ में होना चाहिए आपके। इस पेज पे 20 प्रश्न हो या 30 प्रश्न हो, वो प्रश्न आपको लेके जाना है पेज और याद करके सेंटर में घुसना है। फ्री दिमाग, माता पिता का आशीर्वाद, अपने कुल देवता को याद करके पेपर देने बैठना है। और आरामदारी से बिना कोई हिचकिचाहट, मतलब बिना घबराए, बिना मतलब अगर पेपर आपको मिल गया, पहला प्रश्न आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तो आप और कॉन्फिडेंस में आ जाओगे। और कॉन्फिडेंस में आओगे तो आपके प्रश्न क्या हो जाएंगे? धैर्य रखना है, धैर्य के साथ पेपर देना है। और आपकी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। अपने को लाखों की भीड़ से अलग चलना है। और अलग मैं आपको चलाऊंगा। जैसे पंजाब पुलिस का शेड्यूल तैयार करूंगा अभी, क्योंकि मैंने बात की है, आपको पढ़ाने आता है वीरेंद्र। तो पेपर आपका अगस्त से सितंबर तक होगा। पंजाब पुलिस का शेड्यूल दूंगा। एलडीसी वालों को शेड्यूल मिल गया क्या? कौन कौन है एलडीसी का? एलडीसी का शेड्यूल जारी कर रखा है, वो ले लेना। इसके अलावा जो भी भर्ती आएगी, जैसे सीईटी आएगी, सीईटी का अपने शेड्यूल तैयार कर लेंगे। सीईटी के बाद राजस्थान पुलिस शेड्यूल मिल जाएगा। जितनी भी भर्ती है उनका शेड्यूल दूंगा। और शेड्यूल इसलिए दूंगा, उस शेड्यूल को आप फॉलो करके और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके निःशुल्क, आपके लिए निःशुल्क ज्वाइन करके आप वो मतलब लगातार 3 महीने, जैसे पंजाब पुलिस वाले हैं, लगातार 5 महीने तक मेहनत करेंगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। समझ रहे मेरी बात को? तो अपने अभी आपातकाल उपबंध कर रहे हैं। आपातकाल उपबंध के अंदर, यानी आपातकाल है भाग 18 में। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग है। 22 भागों में अपने जैसे मौलिक अधिकार तीसरा बताया आपको, चौथा बताया है, चौथा यानी 4 क्या भी बता दिया। उसके बाद में अपने चर्चा करें भाग 18 की। भाग 18 में आपातकाल। आपातकाल मतलब अनुच्छेद पूछे, अनुच्छेद 352 से 360। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल। समझ रहे हो? 3 तरह के आपातकाल आपको पढ़ने हैं। जल्दी जल्दी आपको याद करने हैं। याद करवा देता हूं, उसके बाद में लिखवा दूंगा। 3 आपातकाल जो है वो अभी याद करने और सुनूंगा अभी एक एक से। कर लोगे क्या? पक्की बात है? आपातकाल किस भाग में है? भाग 18 में। अनुच्छेद 352 से 360। अनुच्छेद 352 से 360। अनुच्छेद 352 में है क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 में क्या है? अनुच्छेद 352 में क्या है? और अनुच्छेद 360 में क्या है?
द्वितीय आपातकाल। द्वितीय आपातकाल, यानी ये 3 आपातकाल है। सीधा सीधा प्रश्न आएगा, आपातकाल भारतीय संविधान के किस भाग में है? 18 में है। अनुच्छेद की से 352 से 360। आपको कितने अनुच्छेद याद करने हैं? 3। पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा। 352 में क्या है? 356 में क्या है? 360 में क्या है? द्वितीय आपातकाल। अब समझना क्या है अभी, राष्ट्रीय आपातकाल क्या है? कौन बताएगा? क्या राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है और राष्ट्रीय आपातकाल भारत के अंदर कितनी बार लगा है? यानी प्रश्न ये बनेंगे, ये प्रश्न आए हुए हैं, ये प्रश्न आपको याद करने हैं। आपातकाल भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। पहले की अपने व्याख्या करनी है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लग चुका है और राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है? बताओ मेरे को। आप लोग सुना है ये आपने भी राष्ट्रीय आपातकाल? इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर है तो मेरे साथ साझा करो आप। हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल होता है जब राज्य केंद्र सरकार ये कैबिनेट की हैसियत सेंटर के अंदर सरकार में नहीं चला सकता, उसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। ये लगातार लगभग 1965 से कहते हैं जब इंदिरा गांधी की सरकार। राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब है, राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है? जब देश पर कोई बाहरी हमला हो जाए, बाहरी आक्रमण हो जाए, बाह्य आक्रमण, समझ रहे हो? देश के ऊपर जब कोई बाहर से आक्रमण करता है, उस आक्रमण करने की स्थिति में भारत के अंदर कौन सा आपातकाल लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद कौन सा है? 352। एक तो कारण हो गया बाह्य आक्रमण। नंबर 2 है सशस्त्र विद्रोह है। सशस्त्र विद्रोह है। सशस्त्र विद्रोह होता है तब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। बात समझ में आ रही है क्या? एक तो बाहरी आक्रमण होगा तो अनुच्छेद कौन सा काम में आएगा? 352 सशस्त्र विद्रोह है। सशस्त्र विद्रोह मतलब अपने देश के अंदर, मतलब मैं आपको बताऊं, गुरिल्ला पद्धति सुनी है आपने? गुरिल्ला पद्धति से आक्रमण करना या देश में अशांति पैदा होना, उस कारण कौन सा अनुच्छेद लगाया जाता है? 352। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है ना, उस समय अनुच्छेद 19 है वो स्वतः ही बंद हो जाता है, वो काम नहीं करेगा। प्रश्न है, ध्यान रखना। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है उस समय अनुच्छेद कौन सा है वो खत्म हो जाता है उसी समय, अनुच्छेद 19। और कौन से अनुच्छेद खत्म नहीं होते हैं? तो 20 और 21। याद रह जाएगी बात है कि भारत के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल या तो कोई बाहरी आक्रमण करेगा तब लगेगा, या अंदर सशस्त्र विद्रोह होगा, कोई गुट बनाएगा, कोई अकेला होगा, अलग अलग तरीके से। गुरिल्ला पद्धति शिवाजी वाली, शिवाजी समझ रहे हो? शिवाजी कौन था? शिवाजी राव भोसले महाराष्ट्र के अंदर कौन था ये? मराठा। मराठा ने, यानी शिवाजी जो मराठा था, इसने मुगलों के साथ युद्ध किया था गुरिल्ला पद्धति से। गुरिल्ला या छापेमार पद्धति कहते हैं इसको। छापेमार पद्धति का मतलब है अगर भारत के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाता है तो भारत की जो सेना है उसके साथ भारत के जो लोग हैं वो मतलब युद्ध करेंगे, झगड़ा करेंगे, तो ये होता है सशस्त्र विद्रोह है, आंतरिक अशांति जिसको बोलते हैं। तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल या तो बाहरी आक्रमण के समय या आंतरिक अशांति पैदा होने पर यह लगाया जाता है। और राष्ट्रीय आपातकाल जब लगाया जाता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और कौन से अनुच्छेद खत्म नहीं होते हैं? तो 20 और 21। ध्यान रखना, अनुच्छेद 19 में क्या है? स्वतंत्रता है, अपनी 6 प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है। 20 और 21 में क्या दे रखा है? जीवन जीने का अधिकार। ये चीजें हैं, आपको आगे पढ़ाऊंगा मैं, तो यही याद कर लो आप लोग। 352 का प्रयोग समझ में आ गया? अनुच्छेद कौन से खत्म होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, समझ में आ गया? अब अपने से पूछे भी राष्ट्रीय आपातकाल भारत में कितनी बार लगाया गया है? कितनी बार लगाया गया है? 3 बार लगाया गया है। 1962, 1971 और 1975। 1962 में चीन ने आक्रमण किया, या भारत चीन का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, उस समय लगा था। 1971 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई, भारत पाक युद्ध,
और 1975 इंदिरा गांधी के समय आंतरिक अशांति। बात समझ में आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, अब तक कितनी बार लगा दिया गया है भारत के अंदर, और कौन से अनुच्छेद है जो बंद हो जाते हैं, अपने स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, और कौन से हैं वो स्वतः समाप्त नहीं होते हैं। बात समझ में आ गई? उसके बाद में है अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। किसी भी राज्य के अंदर आंतरिक अशांति पैदा होती है, राज्य सरकार अपने हथियार डाउन कर देती है, तब उस राज्य में कौन सा शासन लगता है? राष्ट्रपति शासन लगता है। राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देता है, और 2 महीने के बाद में संसद से विधेयक है वो पारित होता है। तो 2 महीने का टाइम दिया जाता है लगभग। और राष्ट्रपति शासन अधिकतम एक राज्य में कितने साल तक रह सकता है? 3 साल तक रह सकता है। उसके बाद में अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। भारत के अंदर, भारत के किसी राज्य में वित्तीय संकट आ जाता है, तब कौन सा अनुच्छेद लगाया जाता है? अनुच्छेद 360। और अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है? एक बार भी नहीं लगा है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? लिखवा दूं? नोट करो।